हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अब रिगार्डिंग द सेकंड चैप्टर ऑफ योर साइंस क्लास 10th, दैट इज द एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है ना। तो हमको इस चैप्टर में बेसिकली एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करना है। और ये फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक जो है आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो ओवर देयर। चलिए हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। और आप एनसीईआरटी की एक बार प्लीज रीडिंग लगाइए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि एक बेनिफिशियरी पॉइंट आपके लिए रहे। एंड लेट्स गेट टू द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो फ्रेंड्स, आपकी जो बुक का चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले उसमें बताया गया कि आपने जो प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ रखा है कि जो किसी भी चीज़ का जो खट्टापन होता है या फिर उसका कड़वापन होता है किसी भी खाने का, वो उसमें प्रेजेंस एसिड्स और बेसिस की वजह से होता है रेस्पेक्टिवली। लाइक वैसे अगर खट्टा है तो एसिड की वजह से, बेसिक है मतलब इन द सेंस कि वो बिटर है तो वो बेसिस की वजह से होता है। ठीक है ना, क्योंकि उनमें प्रेजेंस की वजह से होता है। अगर सपोज करो आपकी फैमिली में कोई सफ़र कर रहा है प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी से, ठीक है ना, ओवर ईटिंग के बाद एसिडिटी हो गई उसको और वो उस चीज़ से सफ़र कर रहा है, तो आप इनमें से कौन से रेमेडीज़ को सजेस्ट करोगे? या तो लेमन जूस देना, विनेगर देना, या फिर बेकिंग सोडा देना। ना जैसा हमें पता है कि अगर हम किसी की इंसान को कोई भी चीज़ अगर सजेस्ट कर रहे हैं तो उसके पहले हमको उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना ज़रूरी है, राइट। तो अगर मैं रेमेडी को सजेस्ट कर रही हूँ देन आई मस्ट नो द प्रॉपर्टी ऑफ दैट रेमेडी, राइट। उसके बारे में मुझे पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ है ऐसे जो कि उस चीज़ को नलिफाई कर सकता है। सेकेंडली, आप रिकॉल कर सकते हैं कि लाइक हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि जब एसिड्स और बेसिस को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते थे विदाउट टेस्टिंग देम, तो कैसे करते थे उसका हम लिटमस टेस्ट करते थे और वहां से हमको पता चलता था कि कलर चेंजेस ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि ये जो पर्टिकुलर चीज जो है वो एसिड है या फिर बेस है, राइट। नाउ अब हम पहले से हमें सब कुछ पता है कि एसिड्स की प्रॉपर्टीज पता है, बेसिस की प्रॉपर्टीज पता है, बट लेट्स रिकॉल देम। देखो एसिड्स जो होते हैं वो खट्टे होते हैं टेस्ट में, और वो क्या करते हैं आपके ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको आप प्लीज नोट करिए, एज एन नोट्स के फॉर्म पे लिखिए। दूसरी बात, अगर मैं बेसिस की बात करती हूँ तो बेसिस जो होते हैं वो बिटर होते हैं टेस्ट में, और वो क्या करते हैं रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। फाइनली मैं क्या बोल सकती हूँ, लिटमस क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। अब क्वेश्चंस आ सकते हैं कि नेम एनी टू नेचुरल इंडिकेटर, तो आपको लिटमस बोलना है और टर्मरिक बोलना है, ये दोनों कैसे होते हैं? ये नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। जबकि दो और इंडिकेटर्स की बात करती हूँ जो कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, उनका एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, मिथाइल ऑरेंज और फिनोक्सिलिन। ये दोनों कैसे होते हैं? ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं जो कि एसिड्स और बेसिस के टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है अब इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे? एसिड बेसिस की रिएक्शंस के बारे में, और ये किस तरीके से हमारी एज और एवरीडे लाइफ मतलब किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, किस तरीके से यूजफुल है हमारी लाइफ में। साथ ही साथ जो है एसिड्स और बेसिस एक दूसरे को किस तरीके से नलिफाई करते हैं, उनके इफेक्ट्स क्या हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उस चैप्टर में आगे पढ़ने से पहले अपन को देखना है, डू यू नो, नीचे बॉक्स में दिएगा, उसमें अपन को पढ़ना है व्हाट इज आवर लिटमस सोल्यूशन। नाउ फ्रेंड्स सी, आपका जो लिटमस सोल्यूशन होता है ये पर्पल डाई कलर का होता है। इसे बेसिकली पर्पल डाई ही होता है जो कि एक प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, दैट इज अ लाइकेन बोलते हैं, जो कि किससे बिलोंग करता है? थैलोफाइटा से। ऑलरेडी आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा थैलोफाइटा क्या होता है, ठीक है ना। तो वो उस पर्टिकुलर ब्रांच से बिलोंग करता है और एक कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर के फॉर्म पे इसको यूज किया जाता है। नाउ ये जो लिटमस सोल्यूशन है ना तो ये एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि लिटमस सोल्यूशन क्या होता है? एसिडिक होता है, बेसिक होता है, या क्या होता है? तो आपको बोलना है कि ना तो ये एसिडिक होता है ना ही ये बेसिक होता है। इसका मतलब क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। इसका जो कलर है वो कैसा होता है? ऑब्वियसली पर्पल हो गया। बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जैसे कि रेड कैबेज लीव्स हो गया, टर्मरिक हो गया, कलर्ड पेटल्स होते हैं कुछ फ्लावर्स के, जैसे कि हाइड्रोजीनिया हो गया, पेटूनिया हो गया, है ना। तो इस टाइप के कुछ होते हैं, ये सारे कुछ क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जो कि प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस का किसी भी सोल्यूशन में हमको बताते हैं। नाउ ये जो एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं उनको हम कई बार सिंपली इंडिकेटर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी कि लिटमस सोल्यूशन क्या है, उसका नेचर क्या होती है और क्या होता है, और उसके बारे में और जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी उसके बारे में। नाउ लेट्स गेट इनटू द अनदर सेक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो एसिड्स एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, किसके साथ रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक्टिविटी जो है आपकी 2.1 है जिसको हम ऐसे वैसे लेबोरेटरी टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा।
तो पहला क्या करना है, आपको कुछ सॉल्यूशंस को कलेक्ट करना है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, इन सब के फॉर्मूला आप जरूर याद कर लीजिएगा, लाइक HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हो गया, नाइट्रिक एसिड HNO3 हो गया, एसिटिक एसिड CH3COOH हो गया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम KOH हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH हो गया। ठीक है, तो इन सारों को फॉर्मूला के साथ आपको याद कर लेना पहली बार। तो इन सारे सैंपल्स को आपको कलेक्ट करना, उसके बाद क्या करना है, आपको एक ड्रॉप हर एक जो सोल्यूशन को मैंने बताया है वॉच ग्लास में 1 by 1 रखना है और टेस्ट करना है विद अ ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटर्स। इस इंडिकेटर्स को क्या करना है, आपको हर एक लाइक टेबल मैं नीचे शो करूंगी आपको, उसको सैंपल सोल्यूशन आपने लेना है। आपको फिर उसके बाद रेड लिटमस पेपर में, ब्लू लिटमस पेपर में, फिनोप्थलीन मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन में, इनमें बार बार आपको डालना है और आपको ऑब्जर्व करना है उनके कलर्स को। ठीक है, नाउ अब आपको उसमें नोटिस करना है कि व्हाट चेंजेस द कलर्स डिड यू ऑब्जर्व ऑन द लिटमस, ब्लू पेपर, जो ब्लू लिटमस पेपर था, और फिनोप्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज, इन सब में आपको कलर नोटिस करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कौन सा एसिड्स हैं और कौन सा बेसिक्स हैं। ठीक है, मतलब जो बेसिस हैं वो है। तो एक बड़े ही कॉमन चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जब एक कलर चेंजेस में क्या होता है। नाउ अब हम 1 by 1 कलर देखेंगे। देखिए जितने भी इसमें एसिड्स हैं, अगर हम रेड लिटमस पेपर सोल्यूशन में जो उसको डालेंगे तो हमें ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका मतलब रेड में क्या होगा, उसका कोई भी जो होगा कलरलेस है, मतलब नो चेंजेस इसमें देखने को मिलेंगे। जब हम ब्लू लिटमस सोल्यूशन की बात करेंगे तो ब्लू को ऑब्वियसली वो रेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जब हम फिनोप्थलीन की बात करते हैं तो फिनोप्थलीन में कन्वर्जन कैसा होता है, उसका फिनोप्थलीन में कन्वर्जन जो है वो एक कलरलेस होता है, इसका मतलब इसमें कलरलेस है। ठीक है, जब मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं तो मिथाइल ऑरेंज एसिड जो है वो रेड कलर शो करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे उल्टा, मतलब बेसिक्स के बारे में देखेंगे। देखो जब बेसिक्स को क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर में डालते हैं तो रेड को किस में कन्वर्ट कर देता है, वो ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। जब हम ब्लू में डालेंगे तो ऑब्वियसली नो चेंजेस वहां ऑब्जर्व करने को मिलेंगे। लेकिन फिनोप्थलीन में जैसे हम उसको डालते हैं बेसिक सोल्यूशंस को, वो कैसा होता है, आपका पिंक कलर देता है आपको। जब मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन में डालते हैं तो आपको येलो कलर ऑब्जर्व करने को मिलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट, और आप पूरी इस ऑब्जर्वेशन को जो मैंने बोला है अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए कहीं भी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पूछा जाता है। ठीक है ना, किसी भी फॉर्म पे आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नाउ अब हम देख रहे हैं कि ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं, वेदर जो सब्सटेंसेस वो एसिडिक हैं या बेसिक हैं, वो किसके थ्रू हम देखे जा रहे हैं यहाँ पास कि चेंज इन कलर्स के थ्रू हम इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। और देयर आर सम सब्सटेंसेस whose order changes in the acidic or basic media and these are called the olfactory indicators। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट आर olfactory indicators। तो olfactory indicators ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका ऑर्डर मतलब उनकी स्मेल चेंज हो जाती है एसिडिक और बेसिक मीडिया में, उसको बोलते हैं हम olfactory indicators। ठीक है ना, अब हम इसको परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी में, इट मींस एक्टिविटी 2.2 पे देखेंगे। देखो एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है अगर आप उनको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंगली पढ़ते हैं और आपको समझ में आती हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट हम 2.2 एक्टिविटी पढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 2.2 जो है वो olfactory इंडिकेटर्स के रिगार्डिंग है और इन इंडिकेटर्स के बारे में हम डील करेंगे। देखो इस एक्टिविटी में सबसे पहले बोला गया है कि आपको फाइनली चॉप्ड अनियंस को लेना है एक प्लास्टिक बैग में और कुछ स्ट्रिप्स क्लीन क्लोथ्स में उसको लेना है। ठीक है, नाउ ट्राई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज। उसको बैग को अच्छी टाइटली आपको बांधना है और आपको पूरी रात किस में छोड़ देना, फ्रिज के अंदर। नाउ जो क्लोथ स्ट्रिप्स जो हैं दैट नाउ कैन बी यूज्ड टू टेस्ट द एसिड्स और बेस, हम उन स्ट्रिप्स का यूज कर सकते हैं। नाउ उन दोनों को ही लेना है। टेक 2 ऑफ दीज स्ट्रिप्स, मतलब जो क्लोथ की हमने स्ट्रिप्स ली थी उनको लेना है और उनकी स्मेल को आपको चेक करना, ऑर्डर को चेक करना आपको। नाउ कीप देम इन अ क्लीन सरफेस एंड पुट सम ड्रॉप्स ऑफ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल सकते हो या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने को बोला गया है और सोडियम हाइड्रोक्साइड आप डालिए दोनों में। ठीक है ना, अलग अलग आप डालिए। नाउ आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन। अब क्या करना है, रिन बोथ द क्लोथ स्ट्रिप विद द वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर एंड नोट द ऑब्जर्वेशन। पहली बार में आपने बिना धुले देखा था, अब दूसरी बार आपको वॉश करना है, देन आपको ऑब्जर्व करना है। फाइनली आपको क्या करना है, फिर से बोला गया है कि नाउ टेक सम वनीला एसेंस आपको लेना है और क्लोव ऑयल लेना है उनके ऑर्डर को चेक करने के लिए। नाउ क्या करना है, आपको ऐड सम ऑफ द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेना है एक टेस्ट ट्यूब में और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड को दूसरे टेस्ट ट्यूब में। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट वनीला एसेंस को डालना है, किस पे डालना है आपको, दोनों टेस्ट ट्यूब्स में, और उसको फाइनली शेक करना है एंड आपको चेक करना है ऑर्डर को, एक बार फिर से आपको ऑर्डर को चेक करना है। ठीक है ना, देखिए अब सिमिलरली आपको चेक करना है
हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ में, और उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है। तो अब फाइनली हम रिजल्ट्स में क्या आते हैं कि आपको देखना है कि इनमें से कौन सा, मतलब कि वनीला में से ऑयल, अनियन हो गया, क्लोव हो गया, विच कैन बी द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ आवर ऑब्जर्वेशंस। तो आपको बताना है इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे कि कौन सा जो इनमें से है एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। सो स्टूडेंट्स, वनीला, अनियन और क्लोव ये तीनों ही क्या हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं जो कि अपनी स्मेल को चेंज कर देते हैं वाइल जब वो एसिडिक किसी भी मीडियम में डालते हैं या फिर आप बेसिक्स में डालते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब एसिड और बेसिस दोनों में ही वो चेंज करते हैं। तो ये तीनों क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अगर आपको डेफिनेशन आती है सो प्लीज डू राइट द डेफिनेशन अलोंग विद इट्स एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। नाउ स्टूडेंट्स, एक्टिविटी जो है 2.3 अपन को बेसिकली डिस्कस करना है कि एसिड और बेसिस जो हैं मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इसका मतलब इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में हम देखेंगे कि एसिड और बेसिस किस तरीके से मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स गेट इनटू द एक्टिविटी। सबसे पहले बोला गया है आपको कि लगभग आपको 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है किसी एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें कुछ पीसेस किसके डालने हैं, ऑब्वियसली मेटल के डालेंगे। तो अब आपको यहाँ लेना है जिंक ग्रेन्यूल्स लेना। ऑलरेडी ही हमने जो है इस एक्टिविटी के बारे में फर्स्ट चैप्टर में देखा हुआ था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आपको उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो क्या करना है आपको, पहले एक ले लेना है टेस्ट ट्यूब, उसमें आपको 5 ml जो है सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और उसमें जिंक ग्रेन्यूल्स को डालना है आपको, ठीक है। नाउ आप क्या देखेंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्रेन्यूल्स। तो जिंक ग्रेन्यूल्स के सर्फेस में आपने क्या ऑब्जर्व किया। फिर नेक्स्ट में बोला गया कि कौन सी गैस जो है उससे इवॉल्व होगी थ्रू, अगर सोप सोल्यूशन की बात करते हैं, सोप सोल्यूशन अगर हम बगल में रख देते हैं फिर उससे कौन सी गैस जो है इवॉल्व होगी, हम उसके डायग्राम की तरफ भी बढ़ेंगे, फिर देखते हैं। उसके बाद बोलना उन्होंने कि जैसे ही कोई गैस वहाँ से निकलेगी तो आपको एक बर्निंग कैंडल उसके पास में ले जाना है, ठीक है ना, जो कि जो बबल्स वहाँ से जब निकलेंगे तब वहाँ पास आपको बर्निंग कैंडल ले जाना है। अब आपको बताना है कि इनमें से जो है तो गैस उसके थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपने ऑब्जर्व करना है कि इसमें से कौन सी गैस जो है उससे इवॉल्व हुई है, ठीक है ना। और उसके साथ जो उन्होंने बोला है कि कुछ आप डिफरेंट जो हैं एसिड्स हैं उनके साथ भी इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कैरिड आउट कर सकते हैं। इट्स नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू दी सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, नाउ अब हम ऑब्जर्वेशंस की टुवर्ड्स बढ़ते हैं और जो केमिकल रिएक्शंस हैं और इक्वेशंस हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर डायग्राम से अपन पर्टिकुलरली देख सकते हैं कि किस तरीके से एक टेस्ट ट्यूब लिया गया है, ठीक है, स्टैंड में उसको होल्ड किया है, तो वहाँ पास जिंक ग्रेन्यूल्स हमने डाले हुए हैं और यहाँ से कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनसे क्रिएट होते हैं, तो प्लस इन सारी चीज़ों को ध्यान पे रखिए और इनको इग्नोर मत करिए आप, ठीक है। देखा है अपना सोप सोल्यूशन वगैरह में टब में रखा हुआ है, वहाँ से क्या हो रहा है जो है वो गैस पास हो रही है। अब आपको बोला भी गया था कि आपको एक बर्निंग कैंडल पास में लानी है, तो जैसे ही ये गैस फिल्ड विद द बबल्स, मतलब जो भी उसमें ये जो बबल्स बन के फॉर्म पे जो बाहर निकलेगी जब ये गैस, तो एक पॉपिंग साउंड आपको सुनने को मिलेगा। तो ये पॉपिंग साउंड किसका होता है, ये हाइड्रोजन गैस का होता है। तो आपको याद रखना है, अगर पॉपिंग साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये हाइड्रोजन गैस के बारे में यहाँ बात हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। नाउ स्टूडेंट्स, हम एक जनरल रिएक्शन की टुवर्ड्स बढ़ेंगे और इक्वेशन की टुवर्ड्स कि जब एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करती हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस जो उसमें इवॉल्व होती है, वो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है ना। तो फाइनली हम क्या नोट कर सकते हैं कि यहाँ पास क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कैरिड आउट हो रही है, राइट। इज द काइंड ऑफ, यहाँ मतलब डिस्प्लेसमेंट ये नहीं बोल रहे हूँ, मतलब डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है, हाइड्रोजन एटम्स का उसके एसिड से, और फाइनली क्या बन रहा है, सॉल्ट का एक कंपाउंड हमें देखने को मिल रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं, और वो क्या बनता है, प्लस जो है हाइड्रोजन गैस उससे इवॉल्व हो रही है, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर थिंग को हम इससे समराइज कर सकते हैं। आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तो इनको ना जनरल इक्वेशन फॉर्म में आप लिख लेना, सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर यू टू रिवाइज, ठीक है ना। आपको दोबारा से बुक को पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्टिविटी 2.4। एक्टिविटी 2.4 में क्या बोला गया है, एक और एक्टिविटी को परफॉर्म किया गया है। उसमें बोला गया है आपको कुछ पीसेस लेने हैं जिंक ग्रेन्यूल्स के किसी एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें आपको 2 ml जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को ऐड करना है, एंड उस पर्टिकुलर कंटेंट को आपको करना है थोड़ा सा वार्म करना है। मतलब कि अब ये बेसिक्स के साथ में रिएक्शन कैरिड आउट करवा रहे हैं बेसिस के साथ में, ठीक है। अब इस एक्टिविटी को सेम तरीके से आपको रिपीट करना है जैसे कि हमने प्रीवियस एक्टिविटी में किया हुआ था। अब उनके हम रिजल्ट्स देखेंगे, ठीक है।
नाउ अब हम देखेंगे कि इसकी जनरल रिएक्शन की इक्वेशन किस तरीके से होगी। आप देखिए हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, उसमें जिंक ग्रेन्यूल्स डाली हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होता है जिसका फॉर्मूला होता है Na2ZnO2 होता है प्लस H2। अब हमेशा याद रखिएगा कि आपसे जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो ईजिएस्ट में ठीक है ना, वो क्योंकि सब पढ़ के जाते हैं, है ना, कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनके कंपाउंड थोड़ा इंटरेस्टिंग नेम टाइप हो, थोड़ा केमिकल फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट वे में हो, है ना, तो आपको इनके ऊपर कमांड होना बहुत जरूरी है। लाइक इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, लाइक सोडियम जिंकेट टाइप, इस टाइप की रिएक्शंस बहुत ज्यादा आपसे पूछी जाएंगी, तो आपको इसके बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम रिएक्शन पढ़ेंगे कि किस तरीके से मेटल्स जो हैं वो मेटल कार्बोनेट्स के साथ या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करती हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है ना, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट एक्टिविटी 2.5। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी में क्या दिया गया है, सबसे पहले आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, उनको नेम प्रॉपर्ली करना है, टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी। उसके बाद करना है हाँ क्या है आपको कि आपको 0.5 ग्राम ऑफ द सोडियम कार्बोनेट जो है आपको लेना है टेस्ट ट्यूब ए में, और लगभग उतना ही क्या लेना है आपको, एग्जैक्टली सेम क्वांटिटी का जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है, मतलब कि NaHCO3 जो है आपको टेस्ट ट्यूब बी में लेना है। अब आपको फर्दर क्या आपको ऐड करना है, इसमें 2 ml जो है डाइल्यूट HCl को ऐड करना है दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स पे। ठीक है ना, अब क्या करना है, टेस्ट ट्यूब्स में तो ऐड कर दिया, फाइनली जो है आपको नोटिस करना है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है इसमें, और उसके साथ में आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर थिंग को जो भी फॉर्मेशन हुआ है, इससे गैस का जो प्रोडक्शन हुआ है उसको आपको लाइम वाटर से पास करना है, और आपको देखना है कि क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया है जब आप उसको पास कर रहे थे लाइम वाटर से। नाउ स्टूडेंट्स, आप जनरल टेस्ट ट्यूब ए जो है और टेस्ट ट्यूब बी दोनों में हम देखते हैं जनरल रिएक्शन क्या होती है, जनरल इक्वेशंस कैसे बनेंगी। हमने देखा था कि टेस्ट ट्यूब ए में हमने सोडियम कार्बोनेट लिया है जिसको हम HCl के साथ ऐड करते हैं जब, तो देखते हैं कि NaCl प्लस क्या है H2O प्लस CO2 का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पास। मतलब कि जब हम यहाँ इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में देख रहे हैं कि कार्बोनेट्स के साथ में एसिड्स का रिएक्शन जब कराते हैं तो हमें सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इवॉल्व होती है उससे। ठीक है, ये जनरल रिएक्शन है, आप लिख लीजिएगा ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी होगी, और इन पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को भी आप नोटिस अपने नोट्स में डाल लीजिएगा। ठीक है, अब टेस्ट ट्यूब बी की जहाँ तक बात करूँ तो उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसको HCl के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो क्या मिलेगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है ना, इस तरीके से आप टेस्ट ट्यूब की तरफ देखेंगे। अब क्या करते हैं, हमने एक चीज़ और देखा था, उन्होंने बोला था कि पर्टिकुलर जो गैस बनी है, मतलब यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो इवॉल्व हुई है उसको लाइम वाटर से पास करना है। हमने ऑलरेडी एक एक्टिविटी देखा था, हमने जब फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे थे कि जब हम लाइम वाटर से जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, मतलब कि व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरलिंक्ड करके पढ़ना है आपको, तो इसलिए पहला चैप्टर आप अच्छे से कवर कर लीजिए, फिर इस पर्टिकुलर चैप्टर में आइए। ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी लिंकेज आपको देखने मिलता है इन सारे चैप्टर्स में। ठीक है, आपको लिंक जो है इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कुछ और इसकी रिएक्शन जो फर्दर पासिंग अगर हम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से पास करते हैं तो फिर क्या रिएक्शन होता है। देखो, जब हमने एक बार पास किया था कार्बन डाइऑक्साइड को CaCO होल ट्वाइस के साथ में, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हुआ था। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर अभी भी हमारे पास है, उससे वापस से हम अगर जो है कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनेगा CaOH CO3 होल ट्वाइस बनेगा, जिसको हम बोलेंगे सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में कैसा होगा, सॉल्युबल होगा। इसका मतलब ये होता है जब एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को उससे हम पास करते हैं लाइम वाटर के साथ में, तो इसमें क्या होता है कि आपको देखने को क्या मिलेगा, ये वाटर सॉल्युबल टाइप सोल्यूशन बन जाता है, इट्स नथिंग लाइक प्रेसिपिटेट। ठीक है ना, और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, लाइक लाइमस्टोन की बात करें, चॉक की बात करें, मार्बल की बात करते हैं। जब भी हम इनके बारे में बात करते हैं तो आपको हमेशा याद रखना कि हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, हम कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। समझ में आया? तो आपको घबराना नहीं है कि भाई ये कौन सा क्वेश्चन आ गया और इसमें क्या फॉर्मूला हम लिखेंगे, तो क्वेश्चन वही है, उसका फॉर्मूला भी वही रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखा है कि सभी जो इसका मतलब फाइनली कंक्लूड क्या कर सकते हैं हम कि जो कार्बोनेट्स होते हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और ये करस्पॉन्डिंग किसका फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट्स का, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना, सो इट वाज ऑल अबाउट कि किस तरीके से इनका रिएक्शन हमने करवाया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ये जो एसिड्स और बेसिस हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, हाउ डू दे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एक्चुअली, जब 11th में आप आएंगे तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में ज़्यादा पता चलेगा। ठीक है ना, यहाँ भी खैर
नाउ स्टूडेंट्स, हम इस एक्टिविटी में देखेंगे कि एसिड्स और बेसिस साथ में रिएक्ट करके किस कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। देखो, सबसे पहले अब एक्टिविटी में बताया गया है कि आपको 2 ml जो है सोडियम जो है हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें 2 ड्रॉप जो है फिनोप्थिलीन सोल्यूशन की डालनी है। ऑलरेडी ये हमने पढ़ रखा है जो है कि जब फिनोप्थिलीन को बेसिस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा, ऑब्वियसली पिंक कलर सोल्यूशन देते हैं, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज द कलर ऑफ द सोल्यूशन, हमें ऑलरेडी पता है पिंक कलर सोल्यूशन होगा। उसके बाद क्या ऐड करना है आपको, डाइल्यूट हाइड्रोजन क्लोराइड को सोल्यूशन को ऐड करना है। इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है। अब आपको नोटिस करना है कि क्या आपको कोई भी कलर में चेंजेस देखने को मिल रहा है इस मिक्सचर में, एंड व्हाई डिड द कलर ऑफ द फिनोप्थिलीन चेंजेस आफ्टर एडिंग एन एसिड। अब एसिड को वापस से अगर आपने ऐड कर दिया तो फिनोप्थिलीन उसका सोल्यूशन का चेंज क्यों हो गया है। नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड टू द अबव मिक्सचर। वापस से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड जो को वापस उस पर ऐड करिए मिक्सचर में। अब आपको देखना है कि जो पिंक कलर है फिनोप्थिलीन का, क्या वो रीअपीयर हुआ है या नहीं। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या था, हमारे पास बेस था मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके हमने क्या किया, उसमें फिनोप्थिलीन सोल्यूशन ऐड किया। हमें पता है फिनोप्थिलीन सोल्यूशन के साथ ऐड किया तो पिंक कलर में चेंज हो गया। अब जैसे ही पिंक कलर सोल्यूशन चेंज हुआ था, उसके बाद हमने क्या किया, उसमें एसिड ऐड किया था। उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड हमने डाला, और एसिड जैसे ही हमने डाला उसका जो पिंक कलर सोल्यूशन था वो डिसअपीयर हो गया। इसका मतलब कि वो कलर जो है डिसअपीयर हो गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसी कंडीशन में था वापस उस कंडीशन में पहुंच गया। फिर तीसरी बार भी उसने कुछ किया, उसने क्या किया, वापस से उसने फिनोप्थिलीन सोल्यूशन डाल दिया। तो फिनोप्थिलीन सोल्यूशन वापस से डालने के बाद क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली उसका बढ़ गया। इस वजह से क्या हो जाता है कि पिंक कलर वापस से हमको रीअपीयर होने लगता है। सो इट रीअपीयर्स, ठीक है ना, क्यों दोबारा से हम लोग क्योंकि उस पर फ्यू ड्रॉप्स अगेन ऐड कर दिए हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट द होल प्रोसेस कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है ना, क्या इफेक्ट्स देखने को मिल रहा है, कॉन्सेंट्रेशन क्या क्या हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ही सारा कुछ ये हो रहा है कि किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा उस एक्टिविटी की वजह से। चलो हम इसके बारे में एक जनरल रिएक्शन पढ़ते हैं, इक्वेशन पढ़ते हैं। नाउ इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से हम ये ऑब्जर्व कर चुके हैं कि जो बेस का जो इफेक्ट होता है वो एसिड के थ्रू नलिफाइड हो जाता है, राइट। और या फिर यूं कहें हम कि एसिड का जो इफेक्ट है वो बेस नलिफाई कर सकता है, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन को हम जनरल वे में कैसे लिख सकते हैं, जो हमने किया परफॉर्म कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब किसके साथ रिएक्ट करता है, HCl के साथ रिएक्ट करता है, मतलब कि सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, तो सोडियम क्या करता है कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है प्लस वाटर, मतलब कि एसिड प्लस बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर। एंड इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये डायरेक्टली पूछा जाती है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो द रिएक्शन इन विच द एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जनरलाइज्ड फॉर्म जो है उसका इस तरीके से आप जो है लिख सकते हो, ठीक है। नाउ हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे अबाउट द रिएक्शन ऑफ द मेटालिक ऑक्साइड्स विद द एसिड्स। तो एसिड के साथ में मेटालिक ऑक्साइड्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ सी 2.7 एक्टिविटी में आपसे क्या बोला गया है। देखो, सबसे पहले बोला गया है कि आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड मतलब कि ये क्या है, मेटालिक ऑक्साइड है। तो कॉपर ऑक्साइड को एक बीकर में लेना है और उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑब्वियसली आपको एसिड ऐड करना है, ताकि यहाँ पास हाइड्रोजन क्लोराइड को ऐड करना है धीरे धीरे से उसको स्टिर करते हुए। अब आपको उस सोल्यूशन का जो है कलर ऑब्जर्व करना है और कॉपर ऑक्साइड में क्या चेंजेस हुए हैं वो आपको नोटिस करना है। देखो, ये सब होने के बाद आपने नोटिस किया होगा कि जो कलर है सोल्यूशन का वो ब्लू ग्रीन कलर सोल्यूशन जो है वो बन गया है। ऐसा क्यों हुआ है, और जो कॉपर ऑक्साइड जो है वो उस पर डिसॉल्व हो गया। तो कॉपर ऑक्साइड के डिसॉल्यूशन की वजह से इसका जो कलर होता है वो ब्लू ग्रीन सोल्यूशन हो जाता है। और ये ब्लू ग्रीन कलर जो है सोल्यूशन का, ये किसकी फॉर्मेशन की वजह से है, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, जो मैंने ऑलरेडी बताया कॉपर सेकेंड ऑक्साइड के फॉर्मेशन की वजह से होता है ब्लू ग्रीन कलर उसका। जनरल फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं कि जब मेटल ऑक्साइड्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, जैसा कि हम पढ़ते आए हैं। तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्टली कि उसमें एक्चुअली आपके में कोई एक्सप्रेशन दिया नहीं है, सिर्फ इतना ही दिया है, आपको सिर्फ जनरल रिएक्शन को याद रखना कि जनरल जो है उसकी इक्वेशन कैसे रहने वाली है, ठीक है। नाउ अब आपको बोला गया है कि एक आपको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आपको लिखनी है, जो हम ऑलरेडी एक्टिविटी में पढ़ चुके हैं, मतलब कि क्यूप्रस ऑक्साइड CuO को रिएक्ट कराना है जब आपको HCl के साथ में। तो किस तरीके से वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, H2O का फॉर्मेशन, और किस तरीके कॉपर सेकेंड ऑक्साइड का जो क्लोराइड का फॉर्मेशन मतलब CuCl2 का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, आपको उस इक्वेशन को बैलेंस करके लिखना है, ठीक है ना। नाउ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको यहाँ पता चलेगी
कि देखा होगा अपन ने कि पिछले वाली रिएक्शन में क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन करते थे। इस रिएक्शन में थोड़ा सा अंतर क्या है कि यहाँ पास जो है मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड रिएक्ट कर रहा है, तो वो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। इसका मतलब कि यहाँ जो मेटेलिक ऑक्साइड है एज अ बेस की तरह काम कर रहा है, जो कि बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं, तब तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए याद रखना है आपको कि मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। खैर ये कई लोगों को पता भी नहीं चल पाता कि एक्चुअली ऐसा होता क्यों है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करने लायक है, ठीक है। नेक्स्टली हम बात करेंगे कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का बेस के साथ में किस तरीके से रिएक्शन होता है। देखो ऑलरेडी हम एक्टिविटी पढ़ चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहे थे तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है प्लस वाटर का फॉर्मेशन यहाँ पास हमको देखने को मिल रहा था। इसका मतलब यहाँ पास हम देख रहे हैं कि एसिड तो है, ठीक है ना, एसिड हमारे पास क्या है कि यहाँ पास उल्टा काम हो रहा है। उल्टा क्या हो रहा है कि यहाँ पास जो है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमारे पास जो है, पहले हमारे पास बेस है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है यहाँ से बेस वर्क कर रहा है, ठीक है। उसके साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, अब तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है यहाँ पास, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो जब बेस और सॉल्ट, बेसिक और जो एसिडिक चीज रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, राइट। अब बेस हमें पता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ पास एसिड वाला क्या काम कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एज एन एसिड वर्क कर रहा है, जो कि एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंसेप्ट्स को बिल्डअप करते हैं और किस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है। तो फाइनली क्या कंक्लूड करेंगे हम कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। अब आपको रीजन पूछेगा वो तो आप आसानी से बता सकते हो, किससे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से लिंक करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और एवरीथिंग यू हैव कवर्ड ओवर हियर। और अगर आप मेरी वीडियो को ढंग से देख रहे हैं और मेक श्योर कि आप उनको देखने के बाद खुद से एक बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं, फिर आप नोट्स बना रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आपके जो मार्क्स हैं बहुत ही अच्छे आने वाले, कहीं कटने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। बस आपके लिखने का सिस्टम जो है, साइंटिफिक वर्ड्स का यूज करना बहुत जरूरी है, एंड दैट्स इट, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो को हम जो है नेक्स्ट जो बचा हुआ पोर्शन है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा। ओके, थैंक यू।